नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं स्व प्रबंधन की। और मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको ये सब बातें? क्योंकि मैं हूं एक लाइफ मैनेजमेंट कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर, जिसने ये तमाम बातें अलग अलग वर्कशॉप, कोर्सेज, किताबों के माध्यम से पढ़ी, सीखी और अपने जीवन में इंप्लीमेंट की। मतलब मैंने इन सब बातों को अपने जीवन में शामिल किया और जब मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिलने लगे तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो कोर्स बनाऊं और आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे आप भी अपने जीवन में सीख सकें एक बेहतर स्व प्रबंधन, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट में सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को बेहतर तरीके से समझना। पहले हम खुद को समझेंगे तभी तो हम ये जान पाएंगे कि किन चीजों में बदलाव की आवश्यकता है और कौन सी चीजें आपकी स्ट्रेंथ हैं और कौन सी चीजें आपकी वीकनेस हैं, कौन सी चीजें आपको ताकत देती हैं, आपको दमदार बनाती हैं और कौन सी चीजें आपको कमजोर करती हैं। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आपको खुद के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हो। दूसरों को समझना इंपॉर्टेंट है, खुद को समझना उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बात आती है सेल्फ अवेयरनेस की तो हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। दूसरों की भावनाएं तो हम खूब समझते हैं, सबसे पहले खुद की भावनाओं को समझने का तरीका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को समझेंगे तभी उन्हें बेहतर तरीके से किसी के सामने रख पाएंगे, तभी हम हमारे सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, तभी हम हमारे काम में बेहतर कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि भावनाओं को समझना क्यों जरूरी है। सबसे पहले यह पहचानना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में कैसा महसूस करते हैं। जब वो सिचुएशन आपके सामने होती है तो उस सिचुएशन में आप कैसा महसूस करते हैं, वो एहसास आपको पता होना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है, आप समझ रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है किसी परिस्थिति में तो आपको कारण ढूंढना पड़ेगा कि आपको अच्छा किस कारण से लग रहा है। अब अगर आपको बुरा लग रहा है, आप उदास हैं, आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी कम हो गई है, ऊर्जावान महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस परिस्थिति को देखते हुए यह जानना पड़ेगा कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है। तो आपकी भावनाओं को पहले पहचानिए, खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को पहचानिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर कारण ढूंढिए कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये बड़ी दो खास बातें आपको पता चल जाएंगी। कारण पता चल गया तो उस वक्त आपकी जो भावनाएं विकसित होती हैं, जिन भावनाओं में एक्साइटमेंट आता है, जो भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, वो भी आप पहचान लेंगे। तो अब दोनों में से भावनाएं कभी पहले महसूस होने लगी तो आप कारण ढूंढना चालू कर देंगे, कभी आपको वैसा कारण मिल गया तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ऐसी स्थिति में तो मेरी ये भावनाएं निकल कर बाहर आती हैं। और अगर आपको परिस्थिति के अनुसार उन्हें कंट्रोल करना हो तो जब भावनाओं का पता होगा तभी तो उनका सही नियंत्रण कर पाएंगे। जब मैं बात कर रहा हूं रेगुलेशन की, तो जैसा मैंने आपको समझाया कि ये एक ऐसी चीज है, ऐसी समझ है जिसका उपयोग करके भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन किया जा सकता है। अब इमोशनली आपको कोई चीज महसूस हुई, एक भावना आपके अंदर आई, अब अगर आप इसको रेगुलेट करना, इसका नियंत्रण करना अगर आप इसको सीख गए तो किसी भी परिस्थिति में आप उन भावनाओं पर नियंत्रण करेंगे और उसकी वजह से जो आपके फीडबैक्स, जो आपके रेस्पॉन्स आते हैं, जो आप प्रतिक्रिया देते हैं, उन प्रतिक्रियाओं पर भी आप नियंत्रण कर पाएंगे। कभी कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि आपको किसी अपने से गुस्सा करने के बाद में महसूस होता है कि ये मैंने गलत किया, क्यों किया, काश मैं उस क्षण चुप रह जाता, काश मैं उस क्षण इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं उनकी बात से सहमत हो जाता, हां कर देने में क्या बुराई थी। ऐसे फीलिंग्स आपको कई बार बाद में आती होंगी, जिनको हम बोलते हैं गिल्ट कॉन्शियस हो रहा है, मतलब आपको आत्मग्लानि हो रही है। ये आत्मग्लानि क्यों होती है? क्योंकि आपने जिस समय पे जो नियंत्रण रखना था अपनी भावनाओं पे, अपने एक्सप्रेशन पे, अपने रेस्पॉन्स पे, वो आप रख नहीं पाए। तो आप बेहतर नियंत्रण रख पाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप बेहतर तरीके से पहले खुद की भावनाओं को समझें। जैसे एक पुरानी प्रक्रिया है, जब कभी गुस्सा आए तो आपने सुना होगा 10 तक गिनिए, गहरी सांस लीजिए, और आपको गुस्सा एक्सप्रेस करने का मन हो रहा था, अभी आप फट पड़ने वाले थे, सामने वाले पे गुस्सा करने वाले थे, बस मात्र 10 सेकंड के लिए अगर आप ऐसा करके देखें, एक गहरी सांस लें, छोड़ें और 10 तक मन में गिनती गिने, इतने समय में इमोशन चेंज हो जाता है। और अगर वो इमोशन बदल गया तो हो सकता है क्योंकि आपने वहां जानबूझ के अपना इमोशन नियंत्रण में रखा,
तो वो जो गलत आउटपुट आपको मिल सकते थे, जो गलत रिजल्ट्स आ सकते थे, जो बाद में आपको आत्मग्लानि देते, वो गलत रिजल्ट्स ना आए, आप उन्हें कंट्रोल कर पाए। तो कोशिश करिए अत्यधिक प्रतिक्रिया देना या कम प्रतिक्रिया से बचना, ये दोनों ही चीजों का बैलेंस आना चाहिए। कभी कभी हम ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, ज्यादा बोल जाते हैं, और कभी कभी जहां सही बात बोलनी थी, बाद में ये गिल्ट भी आता है, काश मैंने उस दिन बोल दिया होता तो आज ये परेशानी नहीं होती। तो वो जो आप कई समय पे सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं, कम प्रतिक्रिया दे पाते हैं, बचते हैं उससे, वो भी एक गलत चीज है, उसको भी कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। जब बात चल रही है सेल्फ अवेयरनेस की, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब एक प्रतिबिंबन कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किस चीज को, हम ये विश्लेषण करते हैं कि जो भी भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, उनसे जो भी विचार हमारे अंदर आते हैं, उनसे हमारे व्यवहार पे जो प्रभाव पड़ता है वो कैसा होता है। समझिए इसको गहराई से, आप ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस पहलू को समझ रहे हैं कि जब मुझे ये डर की भावना मेरे अंदर आई, जब मेरे अंदर ये परेशानी की या उदासी की भावना मेरे अंदर आई, तो उस वक्त मेरे अंदर फिर नेगेटिव विचार आए। जब मेरे अंदर नेगेटिव विचार आए तो उसकी वजह से मेरा जो व्यवहार था, उस व्यवहार में चिड़चिड़ापन आया। तो अगर आप ये विश्लेषण कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका चिड़चिड़ापन आपकी उस डर से जुड़ा हुआ है, आपकी उस नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न हुई थी। अगर आप ये रिलेशन आपस में समझ गए कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको जब कभी भी खुद को कंट्रोल करना होगा, आपको पता होगा कि आपको अपनी कौन सी भावना पर या कौन से विचार पर नियंत्रण करना है। जब सेल्फ अवेयरनेस की बात चल रही है तो खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए कि आपकी क्षमताएं, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरियां कौन सी हैं। जब आप अपनी ताकत का उपयोग करते हैं, अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं, तो विभिन्न स्थितियों में आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आप, जिसको हम कहते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्याओं को हल करने के लिए जो कौशल चाहिए, वो कौशल आपको कहां से आता है? जब आपको पता हो कि आपके अंदर ताकत क्या है। अगर आपको पता है कि आप 4 लोगों के बीच में जाके स्पष्ट तौर से अपनी बात रख सकते हैं, बड़े विनम्रता पूर्ण तरीके से, बिना चीख चिल्लाहट किए, इसका मतलब आपको अपनी कम्युनिकेशन की ताकत का अंदाजा है, तो फिर आपको पता है कि कैसी परिस्थिति में किन लोगों को पीछे रहना है और आपको आगे आना है, क्योंकि आप वो काम कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, ये तभी मुमकिन है जब आपको यह पता हो कि आपकी ताकत क्या है। ठीक इसी तरीके से आपको अपनी कमजोरियां भी पता होनी चाहिए। वीकनेस का मिटिगेशन करना, मतलब कमजोरियों का अगर आप अपने जीवन में निवारण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कमियां दूर हो, तो पहले कमी पता तो हो। सुधार के क्षेत्रों को स्वीकार करना आपको आना चाहिए, खुले मन से, खुले भाव से, बिना किसी शर्म और झिझक के। अगर आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, तभी एकमात्र गुंजाइश निकल के आती है कि आप उन कमजोरियों को, उन कमियों में सुधार भी कर पाएं, और यह आपके विकास के लिए और आपके प्रगति के अवसरों के लिए अति आवश्यक है। आप चाहते हैं कि आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, आपको नए रास्ते मिलें, प्रगति के रास्ते आपको मिलते चले जाएं, आपका विकास हो, ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करें, उन्हें पहचानें और उन्हें दूर करें। तो कमजोरियों का पता होना भी जरूरी है। फिर बात आती है क्लैरिफाइंग वैल्यूज एंड मोटिवेशंस। आपको अपने मूल्यों के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये काम ऐसे करता हूं और ये काम मेरे मूल्यों से बाहर का है, मुझे ये करना कतई पसंद नहीं है। ये हां और ना की जो स्थिति है कि हां ये कर सकता हूं, ना ये नहीं करूंगा, ये आपके मूल्यों पर आधारित होती है। और आपका मोटिवेशन, ये तो सबसे खास, जिसको कह सकते हैं फूड है, आहार है, आपके जीवन में आप कैसा बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे, उसका आपका मोटिवेशन का लेवल कैसा है। तो आपको अपना मोटिवेशन का लेवल स्पष्ट होना चाहिए, अपने मूल्यों को स्पष्ट करना चाहिए। जब हम बात मूल्यों की कर रहे हैं, वैल्यूज के अलाइनमेंट की कर रहे हैं, उनको कैसे हम एक सिलसिले में अपने मूल्यों को जोड़ेंगे आपस में, किसी भी काम को करने के दौरान अपने मूल्यों की कड़ी को कैसे बनाए रखेंगे, तो यह सुनिश्चित करना कि कार्य और निर्णय जो व्यक्तिगत मूल्य हैं आपके, उनके अनुरूप हों। जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपकी वैल्यूज के अनुसार होने चाहिए। आपको लगता है ये आपकी वैल्यूज के अनुसार नहीं है, आपके मूल्यों के अनुसार नहीं है, आपको ये काम करना अच्छा नहीं लगता, आपको गलत लगता है, अनैतिक लगता है,
तो आपको वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमेशा ये सुनिश्चित करिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, निर्णय जो आप ले रहे हैं, वो पूरी तरह से आपके व्यक्तिगत पर्सनल वैल्यूज, मूल्यों के अनुरूप हो, जिससे आपको हमेशा संतुष्टि रहेगी। अदरवाइज असंतुष्ट रहेंगे, परेशान होंगे, गिल्ट होगा, आत्मग्लानि होगी, डीमोटिवेशन होगा। आपके अंदर वो जो प्रेरणा है उसको आने की जगह आपके अंदर ऐसी भावना आएगी जहां पे आप परेशान महसूस करेंगे खुद को। अगर आप अपने मूल्यों से हटकर कोई काम करेंगे, अगर आप ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके मन को गवारा नहीं है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि समय के साथ आप भी परेशान होंगे और जो निर्णय आपने लिया है उससे जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनको भी परेशानी होगी। किसी व्यक्ति विशेष को फायदा हो सकता है, लेकिन उसके फायदे की वजह से आपने अनैतिक कार्य किया, या मान लीजिए ऐसा कार्य किया जो आपके मूल्यों के अनुसार सही नहीं है, आपको सही नहीं लगता, तो अनैतिक ही हो गया। तो इस केस में आप खुद की परेशानी से बचना चाहते हैं तो हमेशा मूल्यों के अनुरूप कार्य करिए, ईमानदारी से काम करिए, जो आपका मन आपको अलाव करे और आपको पता हो कि यह सही है, इससे मैं दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इससे मैं कोई ऐसी काम नहीं करूंगा जिससे बाद में मुझे आत्मग्लानि हो, तो फिर आप कभी किसी काम में पीछे नहीं रह सकते। सेल्फ अवेयरनेस के लिए ध्यान रखिए, मूल्यों के अनुसार आगे बढ़िए। फिर बात आता है मोटिवेशन अंडरस्टैंडिंग की, मतलब आपको प्रेरणा की समझ होना चाहिए। यह पहचानना बहुत आवश्यक है कि आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या प्रेरित करता है। आपको अच्छी किताबें प्रेरित करती हैं, अच्छे लोगों से मिलना प्रेरित करता है, आप जब अच्छा वीडियो देखते हैं वो प्रेरित करता है, आप जब नेचर में कहीं प्रकृति में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पहाड़ आपको प्रेरित करते हैं, उनकी दृढ़ता आपको प्रेरित करती है। ये पहचानना बहुत जरूरी है। मेरा पर्सनल अगर आप पूछें तो मुझे शुरू से ही पहाड़ों से बड़ी प्रेरणा मिलती। अब ना तो वो बोलते हैं, ना उनसे कोई और अलग झलक निकल के आ रही है, लेकिन जब मैं उन पहाड़ों को अपने सामने देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि कितनी दृढ़ता से ये खड़े हैं। कैसा भी मौसम आता है ये इसी जगह खड़े रहते हैं। इसका मतलब कैसी भी मेरे जीवन में परिस्थिति आए, मुझे भी अपनी जगह पे खड़े रहना है, डटे रहना है, घबराना नहीं है। कितना बड़ा मोटिवेशन है। जब कोई और आपको कहे तो मत घबराओ, उससे बेहतर आपका मन से अंदर से आवाज निकल के आए, आपका अवचेतन मन आपको कहे कि मत घबराओ, ये परेशानी गुजर जाएगी, ये समय भी गुजर जाएगा, तुम अडिग रहो, तुम सॉल्यूशन की तरफ काम करो। अगर ये मोटिवेशन खुद से आने लगे, सेल्फ मोटिवेशन, बाहर से जब प्रेरणा मिलती है अच्छा लगता है, महसूस अच्छा होता है, प्रेरित भी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो मोटिवेशन जीवन से गायब हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे वो गैस का एक गुब्बारा होता है, वो पहले ऊपर चला गया, 2 दिन 3 दिन बाद वो अपने आप उसमें गैस कम होती है, वो नीचे आ जाता है। तो बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कह सकते हैं, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से आपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपने अंदर डेवलप कर लिया, अंदर से खुद से प्रेरणा मिल रही है, खुद को खुद ही प्रेरणा दे रहे हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता और ये परमानेंट है। ऐसी प्रेरणा, ऐसा मोटिवेशन आपके जीवन में फिर हमेशा बना रहेगा और जब भी आप परेशान होंगे आप तुरंत खुद को मोटिवेट कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे बचपन में हम साइकिल चलाते हुए अचानक गिर जाते थे और नई नई साइकिल मिली थी, चलाना सीख रहे थे, गिर गए तो हम तुरंत इधर उधर देखते थे किसी ने देखा तो नहीं और तुरंत खड़े हो जाते थे, भले हमारे घुटने थोड़े छिल गए हो, कपड़े खराब हो गए हो, थोड़ा फट गए हो, लेकिन हमें साइकिल चलाने का इतना क्रेज होता था, वो जोश होता था कि हम तुरंत खुद से खड़े हो जाते थे, किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये सेल्फ मोटिवेशन है जो आपको जीवन में भी जब कभी आप गिरे परेशानियों के आगे, आपको लगे कि एक बार आप हार रहे हैं, उस समय पे आपका सेल्फ मोटिवेशन आपको फिर से खड़ा कर देगा। तो कोशिश करिए अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जो भी प्रोफेशनल आपके टारगेट्स हैं, पेशेवर लक्ष्य जो हैं, उनको निर्धारित करने के लिए आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है और यह पहचानना जरूरी है कि परेशानी की स्थिति में आपको क्या चीज प्रेरणा देती है। कौन सा शख्स आपसे मिले, बात करे तो आपको प्रेरणा मिलती है, कौन से व्यक्ति की बातें आप कहीं सुने, कहीं वीडियो देखें, कहीं ऑडियो सुने, कोई किताब पढ़ें, कोई ऐसा काम करें, समाज सेवा करें, किसी की मदद करें। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमको मोटिवेशन देती है। तो जब भी परेशान हो तुरंत उस एक्टिविटी को आपको करना ही चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस की जब मैं बात कर रहा हूं तो बात आती है एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। यह कैसे बढ़ेगा? निर्णय लेके ही बढ़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? अरे भाई निर्णय लीजिए, समय आने पे जब आपको निर्णय लेने की स्थिति बने उस समय उचित निर्णय लीजिए, उसे टालम टोल मत करिए, उसे लेने में घबराइए मत। और एक बार जो निर्णय ले लें
उस पे बार बार ये सोच के मत परेशान होइए कि सही लिया कि गलत लिया, गलत लिया कि सही लिया। ये होती है ओवर थिंकिंग, आप ज्यादा सोचने लग जाते हैं। गलत निर्णय भी अगर ले लिया तो समय पे जैसे ही आपको महसूस हो कि निर्णय गलत था, इसके गलत आउटकम आ रहे हैं, गलत रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसे बदला जा सकता है। लेकिन इस डर से कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए और आप निर्णय ना लें, ये बहुत बड़ी गलती है। कोशिश करिए आप व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों की गहन समझ आपको हो, आपकी फीलिंग्स को आप समझते हो, आपके इमोशंस को आप समझते हो, और आपके कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस भी आपके पास होने चाहिए। आपके पुराने अनुभव भी आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, समय आने पे आपको आपके अंदर विचार उत्पन्न करते हैं। इन सब के आधार पे आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हर बार कोशिश करिए, एक गलत निर्णय की वजह से घबराइए मत। हर बार कोशिश करिए कि आप निर्णय लें, उचित निर्णय लें, पूरा आत्ममंथन करके सोचें, सोचने के बाद निर्णय लें। लेकिन एक बार निर्णय ले लिया तो बार बार उस पर मत सोचिए, अब उससे कुछ सीखिए। जब बात सेल्फ अवेयरनेस की चल रही है तो बात आती है फ्यूचर प्लानिंग की। फ्यूचर प्लानिंग, हम आने वाले समय के बारे में एक योजना बनाते हैं, भविष्य की योजना जिसको कह सकते हैं। अब जब भविष्य की योजना कोई बनाता है तो बड़ी बनती है योजना तो, लेकिन हमेशा उस योजना को बनाते हुए, उस प्लानिंग को करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, आपकी कितनी सीमाएं हैं, इस सीमा से बाहर आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मूल्यों पर आधारित। और साथ ही साथ आपको अपनी क्षमताओं के बारे में भी पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या करने में आप कैपेबल हैं, कर सकते हैं, सक्षम हैं आप। ये अगर आप जान पाए, ये एक दिन में नहीं जान पाएंगे, इसके बारे में सोचिए कि मैं क्या बेहतर कर पाता हूं, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मैं कहां तक जा सकता हूं किसी काम को करने में, किस हद तक मैं इस काम को कर सकता हूं, कितना जुनून मेरे अंदर इस काम को करने का है। अगर आप ये चीजें पहचानने लग गए तो मुझे लगता है आपकी भविष्य की जो योजना है वो बनाने में आपको मदद भी मिलेगी, और उस योजना को आप पूरी तरह से उस पर क्रियान्वयन भी कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, और जैसे रिजल्ट, जैसे आउटपुट आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगे। तो अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझकर, यथार्थवादी से मतलब क्या, रियलिस्टिक, जो संभव है, असंभव बेसिर पैर की बात नहीं, ऐसा कोई योजना नहीं बना रहे हम। ऐसी योजना जिसे पाना, जिसे बनाने के बाद उसे पाना, हासिल करना, मेहनत करेंगे, सही तरीके से चलेंगे, लेकिन हासिल कर लेंगे, उसका हासिल होना मुमकिन है, वो है यथार्थवादी। उसे प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करना, इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर प्लानिंग। तो सबको आनी चाहिए फ्यूचर प्लानिंग। कल क्या होगा किसने देखा, ये कामचोर लोगों की कहानी है साहब। अगर किसी ने कुछ नहीं देखा तो फिर कुछ क्यों कर रहे हैं जीवन में, आप कुछ भी मत करिए, कल किसने देखा। कोशिश करिए ऐसे जवाब देने से बचें, कल हमने नहीं देखा, सत्य है, शाश्वत सत्य है जीवन का। लेकिन क्या इसकी वजह से हम भविष्य का निर्माण करना छोड़ देंगे? क्या भविष्य की योजनाएं बनाना छोड़ देंगे? और अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपका भविष्य भी ऐसा ही होगा जो किसी ने नहीं देखा। किसने देखा? समझ रहे हैं आप मेरी बात? सेल्फ अवेयरनेस की जब मैं आगे बात करता हूं तो बात आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तनाव का प्रबंधन। मैंने पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया कि स्ट्रेस को मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। जब कभी भी तनाव प्रबंधन की बात होती है तो हमारे सबके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ट्रिगर पॉइंट समझते हैं? बटन दबा और वो तनाव आ गया, मतलब ऐसी कोई खास बात जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न होता है। जैसे कि एक आदमी के बारे में बात करूं तो उसके पास जब पैसे कम हो जाते हैं तो वो तनाव में आ जाता है, जब उसे सम्मान नहीं मिलता तो वो तनाव में आ जाता है, जब वो किसी को उचित जवाब नहीं दे पाता तो वो तनाव में आ जाता है। ऐसे सबके अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स पहचानिए। अगर ट्रिगर पॉइंट्स की पहचान हो जाए, समझ रहे हैं, तो फिर पता चल गया ना कि कब हमारे साथ क्या हो सकता है, या हमारी क्या स्थिति हो सकती है। हमको गुस्सा आ सकता है, हम चिड़चिड़े हो सकते हैं, या हम डीमोटिवेट हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं। तो अगर आप ये पहचान जाएं कि तनाव के वो क्या कारण हैं, तो जब कौन से कारण हैं, किस वजह से वो तनाव आपके जीवन में आता है, ये पहचानने में आ गया, तो फिर उस वजह को आने से रोका जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आना सबको बहुत जरूरी है। फिर आता है आप कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, मतलब आपको किसी भी चीज के साथ कॉप अप करना।
आना चाहिए। मतलब स्थिति जो है उस स्थिति के अनुसार खुद में कुछ नई बदलाव अगर आपको लाने पड़े, कुछ नई रणनीतियां अगर आपको बनानी पड़े, तो वो तभी मुमकिन है जब आप सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता के आधार पर अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें, प्रबंधित करें और उसे कम करने के लिए अपनी व्यक्तिगत पर्सनल स्ट्रेटेजीज बनाएं। मैं जब कभी भी तनाव महसूस करता हूं तो ऐसी स्थिति में मैं सबसे पहले, मैं पर्सनली बता रहा हूं, आंख बंद करके गहरी सांस लेता हूं। 50% तनाव मेरा कम होने लग जाता है। फिर क्योंकि विचार तो दिमाग में आ ही रहे हैं, तो मैं हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचता हूं कि अब प्रॉब्लम तो हो ही गई, चैलेंज तो आ ही गया, कठिनाई तो सामने खड़ी है, परेशानी, अब इसका कोई हल भी होगा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई ताला है तो उसकी एक चाबी भी जरूर है, अगर कोई परेशानी है तो उसका एक हल भी जरूर है। एवरी प्रॉब्लम हैज गॉट अ सॉल्यूशन। तो याद रखिए दोस्तों, कोई परेशानी ऐसी नहीं है जिसका कोई हल नहीं है, और जिसका कोई हल नहीं है, समय उसका सबसे बड़ा हल है। कभी कभी समय भी आपकी समस्याओं का समाधान खुद कर देता है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजीज बनाइए, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपको ट्रिगर करती हैं, और फिर देखिए कि उनको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं। तो जब बात चल रही है सेल्फ अवेयरनेस की, तो आप इन सभी चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे, जिनमें खास तौर से अपनी व्यक्तिगत रणनीतियां बनाना है, आपके जो भावनात्मक जो स्थितियां होती हैं, जो विचार आते हैं, जो व्यवहार आपका बनता है, उन्हें पहचानना है, समय समय पे खुद को टटोलना है, इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 100% जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।